हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों आज का हमारा यूनिट सेकंड का पार्ट सेकंड होने वाला है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर। तो अगर आप भी बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपके भी एग्जाम आने वाले हैं या एग्जाम होने वाले हैं तो आप भी कटारिया फार्मेसी के साथ जुड़ सकते हैं। कटारिया फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां से आपको सारी चीजें मिल जाएगी, स्टडी मटेरियल, लेक्चर वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट, मॉडल पेपर, शॉर्ट नोट, सब कुछ मिलेगा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। बाकी उनके ऊपर भी डिस्काउंट चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, वहां डेली कूपन कोड अपलोड होते हैं तो उनको अप्लाई करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इवोपोरेशन। ठीक है, तो इवोपोरेशन के बारे में डिटेल स्टडी आज के इस लेक्चर में करने वाले हैं। क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एप्लीकेशन है, क्या फैक्टर जो है जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इवोपोरेशन को, डिफरेंस बिटवीन इवोपोरेशन एंड अदर हीट प्रोसेस जैसे डिस्टिलेशन है, ड्राइंग है, और जो भी एपरेटस हमारे इस सब्जेक्ट में दिए गए हैं इवोपोरेशन के लिए, उन सभी के बारे में डिटेल स्टडी हम करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना जिसके आपको सारी चीजें समझ में आए और इस सब कंप्लीट टॉपिक आपको समझ में आ जाए। तो यूनिट सेकंड में हमारे टॉपिक थे, फर्स्ट था हीट ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर हमने पढ़ा है तो हीट ट्रांसफर इवोपोरेशन में भी काम आएगा, डिस्टिलेशन में भी काम आएगा, ड्राइंग में भी काम आएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इवोपोरेशन। ठीक है, सेकंड टॉपिक है यूनिट सेकंड का, यहाँ पे फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकंड यूनिट है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इवोपोरेशन होता क्या है। नाम तो सुना होगा ना आपने इवोपोरेशन, मतलब कि कोई भी मान लो वाटर है, उसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसमें भाप बनता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई ये वाटर इवोपरेट हो रहा है, उड़ रहा है वाटर, है ना। तो इवोपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू वेपर टू कंसंट्रेट द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, इवोपरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करती है। क्यों किया जाता है भाई? जिससे हमारे जो सॉल्यूशन है जिसको हम इवोपरेट कर रहे हैं वो कंसंट्रेट हमें मिले, बाय रिमूविंग सॉल्वेंट यूजुअली अंडर हीट एंड अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसके अंदर जो भी सॉल्वेंट्स मिक्स है, मान लीजिए हमारा HCl है, HCl डाइल्यूटेड है, ठीक है, डाइल्यूटेड HCl है, तो भाई कहीं ना कहीं इसके अंदर अदर सॉल्वेंट मिला हुआ है, वाटर मिला हुआ है। ठीक है, तो अब इसका इवोपरेशन करेंगे। इवोपरेशन करेंगे तो जो वाटर होगा इसके अंदर वो तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जो हमारा सॉल्यूशन बचेगा वो क्या होगा, वो हमारा कंसंट्रेटेड HCl हमें मिल जाएगा। तो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको कंसंट्रेट बनाने के लिए हम इवोपरेशन का यूज करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होने वाला है। तो इवोपरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव को वाष्प में बदलकर घोल में विलय सोलवेंट निकालकर उसे गाढ़ा किया जाता है, कंसंट्रेटेड बनाया जाता है, रियल मतलब 100% प्योर बनाया जाता है, आमतौर पर गर्मी या कम दबाव के तहत, मतलब अंडर हीट या फिर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है इवोपरेशन के? सबसे पहले तो कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट प्रोडक्ट बनाने के लिए, रिड्यूस बल्क बाय रिमूविंग सोलवेंट जैसे सिरप है, इंक्रीज स्टेबिलिटी, कंसंट्रेटेड एक्सट्रैक्ट आर मोर स्टेबल एज डाइल्यूटेड, बिल्कुल सही है। इजी टू हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्ट, भाई देखिए लेस बल्क कम हो जाएगा तो लेस स्टोरेज स्पेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और इजीली हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, हैंडल कर पाएंगे। रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, भाई कोई सॉल्वेंट मिक्स है तो उसमें से हमें जो सॉल्वेंट चाहिए जिसकी रिकवरी करनी है, वापस से निकालना है, तो उसके लिए हम इवोपरेशन यूज करते हैं। जैसे एसीटोन है, एल्कोहल है, क्लोरोफॉर्म है, किसी सॉल्यूशन में मिला हुआ तो उससे हम निकाल सकते हैं इवोपरेशन के थ्रू, बिल्कुल सही है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जैसे सिरप है, लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, वैक्सीन के अंदर हम इवोपरेशन का यूज करते हैं। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोपरेशन। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन बेसिकली कंसंट्रेटेड सिरप बनाने के लिए, प्लांट एक्सट्रैक्ट जैसे टिंचर, सॉफ्ट एक्सट्रैक्शन के लिए, एंटीबायोटिक, एंजाइम, वैक्सीन, पोस्ट फर्मेंटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। हीट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स होते हैं, वैक्यूम इवोपरेशन कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट हीट नहीं दिया जाता है वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम की मदद से ही इवोपरेट किया जाता है। लार्ज स्केल क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ इवोपरेशन। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बेसिकली इवोपरेशन की प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नेचर ऑफ लिक्विड क्या है, वोलेटाइल लिक्विड इवोपरेट फास्ट, वोलेटाइल लिक्विड होता है तो वो इजीली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा लिक्विड होनी चाहिए। अगर अदर लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो फास्टर इवोपरेट नहीं हो पाएगा।
आगे टेम्परेचर, अगर ज्यादा टेम्परेचर है तो ऑब्वियसली फास्टर इवोपरेशन होगा। आप भाई गर्म पानी कर रहे हैं तो अगर उसमें ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या होगा, वो जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा, गर्म होगा तभी तो इवोपरेट होगा। तो भाई टेम्परेचर हाई है तो फास्टर इवोपरेशन होगा, कम होगा तो भाई कम होगा। सरफेस एरिया, मान लीजिए आप एक छोटे से बर्तन में गर्म कर रहे हैं पानी और एक बड़े बर्तन में गर्म कर रहे हैं, तो किसका सरफेस एरिया ज्यादा है, बड़े वाले का ज्यादा है, तो भाई इवोपरेशन ज्यादा इसमें ही होगा ना। तो सैलो पान, लार्ज सरफेस, फास्टर इवोपरेशन, ये फैक्टर्स हैं। वेपर प्रेशर की बात करें तो हाई वेपर प्रेशर होगा तो फास्टर इवोपरेशन होगा, क्योंकि हाई स्टीम जनरेट होगा, स्टीम ज्यादा जनरेट होगा तो इजीली इवोपरेट हो पाएगा, फास्टर होगा। बॉइलिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट है तो इजी इवोपरेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा, टेम्परेचर ज्यादा लगेगा और इवोपरेशन भी कम होगा। ठीक है। एयर का मूवमेंट कैसा है, पान और ब्लोवर रिमूव वेपर क्विकली। जैसे पान्स होते हैं ना, पान मतलब जिसमें दाल फ्राई करते हैं उस टाइप का पान, ये चौड़ा होता है, ऊपर से मुंह खुला हुआ होता है, आराम से एयर पास होती है, तो इजीली इससे वेपर क्विकली रिमूव हो सकती है। ठीक है। जैसे प्रेशर कुकर हो तो उसके अंदर तो एयर क्लोज हो जाती है, अगर थोड़ा सा छेद होता है तो उससे ही निकलती है, बाकी अंदर रहता है। लेकिन अगर पूरा ही खुला हुआ हो, पान हो, तो उसके अंदर बेसिकली हम इजीली वेपर क्विकली निकलेगा, उसके अंदर रिमूव वेपर क्विकली, तो वेपर ही तो निकलता है इवोपरेशन के अंदर। प्रेशर, प्रेशर क्या है, वैक्यूम कितना है, वैक्यूम जितना ज्यादा होगा फास्टर इवोपरेशन होगा। गुड फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग्स। ठीक है। वैक्यूम का यूज बेसिकली हीट सेंसिटिव ड्रग के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट टेम्परेचर यूज नहीं होता है। नेचर ऑफ सॉल्वेंट कैसा है भाई, डिजोल्व साल्ट और शुगर, रिड्यूस वेपर प्रेशर और सॉल्वेंट इवोपरेशन। अगर साल्ट और शुगर है जो डिजोल्व है तो उसमें भाई इवोपरेशन स्लो हो जाएगा, क्योंकि वो वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। तो ये है फैक्टर, कुछ इन्फ्लुएंस करेंगे इवोपरेशन को। बाकी डिटेल में चाहिए तो आप कटारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको। चलिए, डिफरेंस बिटवीन इवोपरेशन, डिस्टिलेशन एंड ड्राइंग। क्या डिफरेंस है भाई, सारे डिफरेंस यहाँ पे दिए हुए हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इवोपरेशन बेसिकली क्यों यूज करते हैं हम, कंसंट्रेट सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है। डिस्टिलेशन बेसिकली सेपरेट प्योर सॉल्वेंट्स को अलग अलग करने के लिए, और ड्राइंग रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड है उसमें कोई मॉइस्चर है उसको रिमूव करना ही ड्राइंग होता है। तो अलग अलग हो गई तीनों प्रोसेस। प्रोडक्ट की बात करें तो इवोपरेशन में हमें कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट मिलता है, डिस्टिलेशन में प्योर लिक्विड मिलता है हमें, इसमें लिक्विड होगा। ठीक है। इसमें कंसंट्रेटेड लिक्विड होगा और इसमें हमारे को ड्राई सॉलिड मिलेगा। कंडीशंस की बात करें तो इवोपरेशन में बॉइलिंग पॉइंट और वैक्यूम का यूज किया जाता है, और डिस्टिलेशन में बॉइलिंग प्लस कंडेंसेशन का यूज, पहले बॉइल होगा फिर ठंडा किया जाएगा। ठीक है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट रखा जाता है ड्राइंग में, और हॉट एयर इसके अंदर यूज होती है। ठीक है। इक्विपमेंट की बात करें तो इवोपरेटर यूज होगा इवोपरेशन में, डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन एपरेटस यूज होगा, और ड्राइंग में ड्रायर एपरेटस यूज होंगे। ठीक है। फार्मा के एग्जांपल्स देखिए, इवोपरेशन बेसिकली सिरप एक्सट्रैक्ट्स के लिए किया जाता है, डिस्टिलेशन डिस्टिल वाटर बनाने के लिए, अल्कोहल्स के लिए किया जाता है, और ड्राइंग बेसिकली ग्रेन्यूल फॉर टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये सभी डिफरेंस है बिटवीन इवोपरेशन एंड अदर जो हीट प्रोसेस है, डिस्टिलेशन है, ड्राइंग है। अच्छे से याद कर लेना इसको। अब बात करते हैं टाइप ऑफ इवोपरेटर यूज इन फार्मेसी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एपरेटर्स यूज होते हैं, तो हम इनको वन बाय वन देखने वाले हैं। तो सबसे पहला है स्टीम जैकेटेड केटल, मतलब कि स्टीम की एक जैकेट होगी। मान लीजिए कोई केटल है, उसके चारों तरफ हम स्टीम की एक जैकेट लगा दें, या कोई भी ऐसा सिस्टम बना दें कि यहाँ पे सिर्फ स्टीम हो और अंदर हमारा लिक्विड हो। इस टाइप का होता है स्टीम जैकेटेड केटल, इसलिए इसको बोला गया है जैकेटेड केटल। मतलब केटल एक जैकेट पहनी रहेगी, किसकी, स्टीम की। स्टीम गर्म होगा तो केटल में प्रेजेंट सॉल्यूशन सॉल्वेंट जो भी है वो हीट करेगा, बॉइल होगा और इवोपरेशन होगा, मतलब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो ए स्टीम जैकेट केटल इज ए वेसल दैट हीट लिक्विड इनडायरेक्टली यूजिंग स्टीम, इनडायरेक्टली हीट होगा यूजिंग स्टीम, सर्कुलेटिंग इन आउटर जैकेट, आउटर जैकेट के अंदर स्टीम सर्कुलेट होगा, उससे बेसिकली हमारा जो लिक्विड है वो इनडायरेक्टली हीट होगा। अलाउिंग यूनिफॉर्म हीटिंग विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ स्टीम विद द प्रोडक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होने वाला है स्टीम का। ठीक है। आगे डायग्राम भी देखेंगे, तो यहीं से छोड़ के मत चले जाना। ठीक है। पूरा देखोगे तो भाई सच में क्लियर होगा और सच में बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है। तो स्टीम जैकेटेड केटल एक हिस्सा मात्र एक ऐसा पात्र है जिसमें तरल को अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किया जाता है, बाहरी जैकेट में भाप घूमती है और हीट तरल तक पहुंचता है बिना भाप के सीधे उत्पाद के संपर्क किए। ट्रिक फॉर रिमेंबर,
स्टीम आउटसाइड, लिक्विड इनसाइड, नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यूनिफॉर्म हीट। लगभग जो इवेपोरेटर्स हमारे यूज होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है हीट का और हमारे लिक्विड का। ठीक है, चलिए भाई डायग्राम देखते हैं, प्रिंसिपल इसका हम देखते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल की बात करें तो इनडायरेक्ट हीटिंग बाय स्टीम, हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कंडक्शन कन्वेक्शन अच्छी तरीके से जानते हो, पिछला लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा है तो। ठीक है, थ्रू वेसल्स और वाल के थ्रू स्टीम हीट ट्रांसफर हो रहा है। यूनिफॉर्म हीटिंग, नो डायरेक्ट स्टीम कांटेक्ट होगा। देखिए अब वहां पे ऐसा लग रहा था ना कि भाई हीट ट्रांसफर का क्या रोल है, तो रोल आ रहा है ना, यहाँ पे इवेपोरेशन में रोल आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे हीटिंग शुगर सॉल्यूशन फॉर सिरप विदाउट बर्निंग। अब ये हमारा एपरेटस है स्टीम जैकेटेड केटल। स्टीम यहां से डाला जाएगा, एक जैकेट की तरह यहाँ पे हमारा स्टीम का एक जार बना हुआ है, इसके अंदर स्टीम इधर से आएगा और इधर से जाएगा। इसके अंदर हमारा इस केटल के अंदर सोलवेंट होगा जो इवेपोरेट होगा, गर्म होगा। ठीक है, तो ये केटल है और कंडेंसेट यहाँ से निकल जाएगा जो बेसिकली ठंडा करता है, और कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट इधर से निकाल लिया जाएगा, वेपर हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन और सस्पेंशन इसके अंदर होगा। इजीली आप ये डायग्राम बना सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हेमिस्फेरिकल और सिलेंड्रिकल स्टेनलेस स्टील वेसल होता है। आउटर जैकेट फॉर स्टीम सर्कुलेशन लगा हुआ होता है। कंपोनेंट की बात करें तो स्टीम इनलेट विथ प्रेशर गोज एंड सेफ्टी वाल्व, स्टीम इधर से जाएगा प्रेशर के साथ और सेफ्टी वाल्व भी लगे हुए होंगे। ठीक है, कंडेंसेट आउटलेट ड्रेन नीचे की ओर निकल जाएगा कंडेंसेट। ठीक है, और ऑप्शनल एक्सटीरियर फॉर यूनिफॉर्म हीटिंग, इसके अलावा एक्सटीरियर भी होगा जिससे यूनिफॉर्म हीटिंग होगी, मतलब पूरा जो सॉल्यूशन वो हीट करे, इसके लिए एक्सटीरियर भी इसके अंदर लगा हुआ होगा। ठीक है, मैन होल और डिस्चार्ज आउटलेट इसके अंदर होने वाला है। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गया, इजीली आपको याद हो जाएगा। वर्किंग की बात करें तो भाई सबसे पहले तो स्टीम एंटर करेगा आउटर जैकेट के अंदर, स्टीम कंडेंसेट होगा, रिलीज करेगा लेटेंट हीट जो बेसिकली लिक्विड में ट्रांसफर होगा। हीट पासेस थ्रू वेसल्स वाल और हीट लिक्विड को हीट करेगा। ये आप मन से भी बना सकते हो, अगर आपको डायग्राम पता है, प्रोसेस पता है तो आराम से लिख सकते हो, अगर याद भी नहीं आए तो। कंडेंसेट ड्रेन जो होता है वो आउट हो जाएगा और लिक्विड गेट कंसंट्रेटेड बाय इवेपोरेशन। यूज इन फार्मेसी क्या है भाई, सिरप एक्सट्रैक्ट के लिए, जेलीज के लिए, सॉस प्रिपरेशन के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस के लिए, स्मॉल स्केल फार्मास्यूटिकल फूड इंडस्ट्रीज के लिए। मेरिट्स क्या है इसका, सिंपल है, चीप है और यूनिफॉर्म हीटिंग इससे होता है। डीमेरिट्स की बात करें तो स्मॉल स्केल ओनली यूज कर सकते हैं, नॉट फॉर हीट सेंसिटिव ड्रग, और हाई स्टीम इसके अंदर यूज होता है, इसलिए हीट सेंसिटिव के लिए यूज नहीं कर सकते। हीट सेंसिटिव के लिए वेपर वाला यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर। हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स लगे हुए होंगे इवेपोरेटर के अंदर जो बेसिकली हीट करेंगे। तो क्या है इसका डेफिनेशन, ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर इज ए वेसल वेयर लिक्विड इज हीटेड इनडायरेक्टली बाय स्टीम इनसाइड हॉरिजॉन्टल ट्यूब। यहां पे भी हमारा लिक्विड जो है इनडायरेक्टली हीट होगा बाय यूजिंग इनसाइड हॉरिजॉन्टल ट्यूब होंगी, उसके अंदर स्टीम होगा और साइड में लिक्विड फिल होगा, तो अपने आप हीट करेगा। द सॉल्यूशन फ्लो आउटसाइड द ट्यूब एंड इवेपोरेट्स बाय हीट ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब वॉल। जो हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स होंगी उनके अंदर हमारा स्टीम होगा, वहां से हीट ट्रांसफर होगा, और जो आउटसाइड ट्यूब है उनके अंदर हमारा लिक्विड फिल होगा। डायग्राम देखेंगे अच्छे से समझ में आएगा। तो हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर एक ऐसा उपकरण है जिसमें तरल को अप्रत्यक्ष रूप से गर्म किया जाता है और भाप क्षैतिज ट्यूब के अंदर प्रवाहित होती है और तरल ट्यूब के बाहर से होकर गुजरते हुए वाष्पित हो जाता है। स्टीम इनसाइड ट्यूब, लिक्विड आउटसाइड, इवेपोरेशन गोज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सेम है, बस थोड़ा सा एपरेटस में डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल की बात करें तो इनडायरेक्ट हीटिंग थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स। ठीक है, वहां पे स्टीम केटल जैकेट का यूज हो रहा था, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ट्यूब का यूज हो रहा है। ये डायग्राम देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए कंडक्शन एंड कन्वेक्शन हीट दोनों ही यूज होंगे, लिक्विड आउटसाइड द ट्यूब। अब ये हमारा पूरा कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल है, लेकिन बीच में ऐसे हॉरिजॉन्टली ट्यूब्स लगे हुए हैं जिनके अंदर बाहर से हम स्टीम प्रवाहित करेंगे, स्टीम डालेंगे। ठीक है, और इसमें फीडर हमारा डला हुआ है। ठीक है भाई, तो भाई यहां से हमारा जो ये गर्म होगा, वेपर ऊपर से निकल जाएगा और कंसंट्रेटेड नीचे से निकाल लेंगे, यही तो हमें चाहिए। तो बस सिंपल है। कंस्ट्रक्शन, लार्ज हॉरिजॉन्टल स्टेनलेस स्टील सिलेंड्रिकल सेल है और ट्यूब बंडल इनसाइड फॉर स्टीम फ्लो। ठीक है, और स्टीम चेस्ट सराउंडेड ट्यूब, स्टीम फ्लो इनसाइड ट्यूब, मतलब स्टीम जो होता है इन ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है, और लिक्विड टू बी इवेपोरेटेड
फ्लो इन सेल आउटसाइड ट्यूब के लिक्विड हमारा फ्लो होता है। वेपर आउटलेट एट टॉप एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड एट बॉटम। देखिए बेटा, एक चीज हमेशा याद रखने के लिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ना, एक आप अलग से पेज 2-3 पेज लगेंगे आपको, तो उसमें देखिए जो भी एपरेटस पढ़ा, जैसे इवेपोरेशन आपने पढ़ा, इवेपोरेशन लिखा, एपरेटस यूज इन, पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे उसकी, उसके अलावा एपरेटस यूज इन इवेपोरेशन, उनके नाम लिख लेना आप, ठीक है। थोड़ा बहुत हिंट आपको चाहिए एग्जाम में रिमेंबर करने के, तो लास्ट टाइम अगर उस पेज को आप देख के जाएंगे ना तो कभी भूलोगे नहीं। अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो फिर देखिए, थोड़ा सा भी अगर पॉइंट भी आप भूल जाते हैं कि भाई इवेपोरेटर में हॉरिजॉन्टल ये कैसे कौन सा आएगा, तो फिर दिक्कत आ सकती है। अन्यथा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक छोटा सा पेज लीजिए, मतलब 1-2 पेज लीजिए, उसके अंदर छोटे छोटे नोट्स बनाइए आप, ठीक है। बाकी शॉर्ट नोट्स हमारे मिल जाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, आपको ऐप पे मिल जाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। शॉर्ट नोट्स हमारे 70-80 रुपीज में सभी सब्जेक्ट के मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए, कंडेंसेट आउटलेट फॉर स्टीम यहाँ पे लगा हुआ होता है। चलिए, वर्किंग कैसे करेगा भाई, स्टीम एंटर करेगा ट्यूब के अंदर, कंडेंस होगा और हीट ट्रांसफर थ्रू होगा ट्यूब वॉल और लिक्विड आउटसाइड हीट होगा। सिंपल है, इवेपोरेशन अकर होगा और हमारा जो भी वेपर है एग्जिट थ्रू टॉप आउटलेट एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड कलेक्ट एट बॉटम। 1-2 बार पढ़ोगे तो आराम से अब आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई इशू नहीं आने वाला है। यूज इन फार्मेसी क्या यूज होगा भाई, हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर का कंसंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड बनाने के लिए, नॉन विस्कोस सॉल्यूशंस के लिए, फ्रूट जूस, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स और सिरप्स के लिए, मॉडरेट स्केल फार्मास्यूटिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज के लिए यूज कर सकते हैं। मेरिट्स की बात करें तो कंटिन्यूअस है, सिंपल है, मॉडरेट स्केल प्रोडक्शन इसके अंदर कर सकते हैं। डीमेरिट्स की बात करें तो पुअर फॉर विस्कस एंड हीट सेंसिटिव सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। स्केलिंग इश्यूज इसके अंदर हो सकते हैं। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट, क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेट। ये थोड़ा लार्ज स्केल पे यूज होता है, थोड़ा डायग्राम भी इसका कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आसान हम बना देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए डेफिनेशन देखिए, एक क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर इज ए वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर। अब वहां पे हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स थी, अब यहां पे क्या होगा, वर्टिकल ट्यूब्स होगी, जिसके अंदर क्या होगा, स्टीम होगा। वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर वेयर लिक्विड फ्लो अपवर्ड एज ए थिन फिल्म अलोंग विथ द ट्यूब वॉल ड्यू टू वेपर बबल्स अलाउिंग रैपिड एवे। मतलब ये ट्यूब नीचे से ऊपर की ओर वेपर इसमें फ्लो करने वाला है, ठीक है। मतलब एक ट्यूब में तो हमारा वेपर होगा और दूसरे में हमारा लिक्विड होगा, वो भी डायग्राम में समझ में आ जाएगा। तो क्लेम्बिंग फिल्म इवेपोरेटर एक ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ट्यूब इवेपोरेटर है, जिसमें तरल वाष्प बुलबुलों की मदद से ट्यूब की दीवारों पर पतली फिल्म बनाते हुए ऊपर चढ़ता है, जिससे तेजी से वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है। क्लेम्बिंग लिक्विड क्लेम वर्टिकल ट्यूब लाइक एन एस्केलेटर बबल्स। देखते हैं भाई क्या है ये, देखिए इसका प्रिंसिपल और एग्जांपल। पहले प्रिंसिपल देखिए, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिल्म इवेपोरेशन, वेपर बबल पुश लिक्विड अपवर्ड एंड थिन क्लेम्बिंग फिल्म फास्ट इवेपोरेटर। अब देखिए पूरा डायग्राम समझिए, देखिए जो लिखा हुआ है उसको मत देखिए, एक बार डायग्राम को देखिए। पहले आपको ये बनाना है, ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल की तरह हॉरिजॉन्टल ट्यूब्स को ऊपर कर देना, वर्टिकल कर देना, ठीक है। यहां से हमारा जो फीड है वो ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। फीड के लिए जगह दी हुई है भाई, इनमें फीड जाएगा, ठीक है। और स्टीम है जो हमारा बेसिकली एक ट्यूब के अंदर क्या है, हमारा फीड जाएगा जिसको हमें इवेपोरेशन करना है, और दूसरे में हमारा क्या होगा, एंट्री ऑफ स्टीम बिटवीन ट्यूब्स। इन ट्यूब्स के बीच हमारी स्टीम होगी। ये जो बीच वाली ट्यूब्स हैं जो कलर्ड दिखाई दे रही है, उनके अंदर हमारी स्टीम होगी। अब भाई चारों तरफ से स्टीम है और बीच में लिक्विड है, तो अपने आप इवेपोरेशन होगा। तो यहां से लिक्विड हमारा इवेपोरेट होके ऊपर की ओर जाएगा, और इधर है साइक्लोन सेपरेटर, तो वेपर बाहर निकल जाएगा और हमारा लिक्विड नीचे की ओर वापस आ जाएगा, ठीक है। और यहां से कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट को यहां पे हम कलेक्ट कर लेंगे। सिंपल है, ज्यादा लफड़ा नहीं पालना आपको। अगर आप जितना सिस्टमिकली समझाएंगे इस डायग्राम को, अगर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, जितना सिंपल बनाएंगे उतना ही आपको मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि एग्जामिनर को भी समझ नहीं आना चाहिए कि भाई यहां से फीड गया, इन ट्यूब्स के अंदर हमारी स्टीम की एंट्री होगी, और यहां से हमारा साइक्लोन सेपरेटर लगा हुआ है, ऊपर से वेपर निकल जाएगा और नीचे से हमारा कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट आ जाएगा। इतना अगर आपने बता दिया तो आपके मार्क्स पक्के हैं। एग्जाम्पल बेसिकली फोमी हर्बल एक्सट्रैक्ट्स के लिए यूज करते हैं। कंसंट्रेशन की बात करें तो वर्टिकल ट्यूब बंडल लगा हुआ होगा, लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब्स होगी,
स्टीम चेस्ट सराउंड ट्यूब फॉर हीटिंग, लिक्विड फीड एंटर बॉटम ऑफ ट्यूब, ये सारी चीजें आप इजीली लिख सकते हैं। वेपर लिक्विड मिक्सचर एग्जिट टॉप, टॉप पे है एग्जिट, और वेपर सेपरेटर लगा हुआ होता है, साइक्लोन सेपरेटर। वेपर लीव होगा और कंसंट्रेटेड लिक्विड कलेक्ट सेपरेटली नीचे आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। वर्किंग की बात करें तो लिक्विड एंटर करेगा बॉटम ऑफ वर्टिकल ट्यूब्स, और स्टीम आउटसाइड ट्यूब हीट लिक्विड थ्रू द ट्यूब वॉल, और वेपर बबल फॉर्म होगा जो पुश करेगा लिक्विड को ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और थिन क्लैम्बिंग फिल्म फॉर्म होगा, रैपिड इवेपोरेशन यहाँ पे होने वाला है। मिक्सचर गोज टू वेपर सेपरेटर, वेपर एग्जिट हो जाएगा साइक्लोन सेपरेटर से, और कंसंट्रेटेड लिक्विड हम कलेक्ट कर लेंगे नीचे की ओर। यूज इन कंसंट्रेशन ऑफ नॉन विस्कस एंड फॉर्मी लिक्विड्स, जो गाढ़े लिक्विड्स होते हैं। फ्रूट जूस, हर्बल एक्सट्रैक्ट्स एंड सिरप्स, आइडियल फॉर कंटिन्यूअस ऑपरेशंस। मेरिट्स की बात करें तो हाई हीट एफिशिएंसी इसके अंदर लगती है, कंटिन्यूअस ऑपरेशन होता है, शॉर्ट रेजिस्टेंस का टाइम होता है, बहुत कम टाइम लगता है। डीमेरिट्स की बात करें तो एक्सपेंसिव है थोड़ा, नॉट फॉर विस्कस लिक्विड्स एंड स्केलिंग पॉसिबल्स। ठीक है, नॉन विस्कस लिक्विड के लिए यूज होता है थोड़ा, गाढ़े वाले के लिए नहीं, नॉन विस्कस के लिए जो गाढ़े नहीं होते। ठीक है, उल्टा बोल दिया था आई थिंक मैंने। फोर्स सर्कुलेटिंग इवेपोरेटर, फोर्सफुली यहाँ पे इवेपोरेशन होता है। कैसे? A force circulating evaporator is a evaporator in which liquid is continuously circulated through tubes using a pump। मतलब पंप की मदद से लिक्विड को सर्कुलेट किया जाता है, तो फोर्सफुली हो गया ना। Ensuring rapid and uniform heat transfer, जिससे क्या हो कि रैपिड हीट ट्रांसफर हो, और स्पेशली फॉर विस्कस एंड क्रिस्टलाइजिंग सॉल्यूशंस के लिए इसका यूज किया जाता है, विस्कस के लिए स्पेशल है। तो चलिए, फोर्स्ड पंप पुश लिक्विड, नो सेटलिंग, फास्ट इवेपोरेशन इसके अंदर होने वाला है। डायग्राम देख लीजिए भाई, प्रिंसिपल देख लीजिए। लिक्विड इज फोर्स थ्रू द ट्यूब यूजिंग पंप, हाई वेलोसिटी होगी, रिड्यूस होगा स्केलिंग और डिपोजिशन, रुकेगा नहीं, लिक्विड हमारा चलता रहेगा। इंप्रूव होगा हीट ट्रांसफर, इवेपोरेशन अकर बाय हीटिंग सर्कुलेटिंग लिक्विड, नॉट नेचुरल कन्वेक्शन। मतलब सर्कुलेट होगा हीट बाय लिक्विड, नॉट नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा, यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए, यहां से हमने फीड डाला, ठीक है, ये फीड इधर से आएगा, और यहाँ पे पंप लगा हुआ है, तो ये पंप इसको स्टीम के टैंकर की तरफ भेजेगा। ठीक है, ये स्टीम से बेसिकली यहां से गर्म होके और ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले टैंक में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कंसंट्रेटेड लिक्विड इकट्ठा हो जाएगा, और जो वेपर में बनेगा वो वेपर हमारा ऊपर की ओर निकल जाएगा। ये सिंपल डायग्राम है, और इसको हम यहाँ से कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल है। एग्जाम्पल, कंसंट्रेटिंग सिरप, जिलेटिन, एंटीबायोटिक्स। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हीट एक्सचेंजर, ट्यूब बंडल और सेल एंड ट्यूब इसके अंदर लगे हुए होते हैं। सर्कुलेटिंग पंप लगा हुआ होगा जो फोर्स लिक्विड थ्रू ट्यूब्स, एंड सेपरेटर एट टॉप, सेपरेट वेपर एंड लिक्विड सेपरेटर लगा हुआ होगा ऊपर की तरफ, जो सेपरेट कर लेगा लिक्विड और वेपर को। और वेपर एग्जिट एट टॉप एंड कंसंट्रेटेड लिक्विड विड्रॉ फ्रॉम बॉटम, यहां से निकल जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए वर्किंग की बात करें तो लिक्विड पंप इनटू हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएगा, उसके बाद हीट स्टीम कंडेंसेट जो होता है वो आउटलेट हो जाएगा, ट्रांसफर हीट इनसाइड होगा। ठीक है, और हीट लिक्विड एंटर करेगा, सेपरेटर के अंदर एंटर होगा, और पार्ट फ्लेसेस इनटू वेपर, वेपर तो ऊपर निकल जाएगा और हमारा लिक्विड नीचे आ जाएगा। डायग्राम की मदद से लिख सकते हैं वर्किंग। तो वेपर रिमूव होगा और रिमेनिंग लिक्विड सर्कुलेटेड हो जाएगा। कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है, यूनिफॉर्म हीटिंग, अवॉइड डिपोजिशन। ठीक है, तो इसमें चलता रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, और लास्ट में हमारा जो लिक्विड है हमें मिल जाएगा। यूज इन फार्मेसी, कंसंट्रेशन ऑफ विस्कस लिक्विड, सिरप, जिलेटिन, एंटीबायोटिक्स, सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल, कैन ऑपरेट अंडर वैक्यूम, इसमें वैक्यूम अप्लाई होता है, स्टीम नहीं। कॉमन इन फार्मास्यूटिकल, फूड एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। मेरिट्स की बात करें तो हैंडल विस्कस एंड हीट सेंसिटिव के लिए बहुत अच्छा मेरिट, डिमेरिट है, इजीली आज हो जाएगा। हाई इफिशिएंसी है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। डिमेरिट्स, एक्सपेंसिव है, हाई पावर चाहिए, नॉट इकोनॉमिकल फॉर स्मॉल स्केल के लिए उसको यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, मतलब मल्टीपल इफेक्ट इसके अंदर मिलने वाले हैं एक ही इवेपोरेटर के अंदर। ए मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर इज एन इवेपोरेटर सिस्टम वेयर द वेपर जनरेट इन वन वेसल, वेपर जनरेट होगा एक जगह, इज रीयूज एज द हीटिंग मीडियम फॉर द नेक्स्ट लेवल। मतलब एक बार वेपर जनरेट होगा, बार बार यूज होगा उसका, मल्टी प्रोसेस के अंदर यूज होगा। तो रीयूज एज हीटिंग मीडियम फॉर द नेक्स्ट वेसल्स,
रिड्यूसिंग स्टीम कंजप्शन एंड मेकिंग द प्रोसेस इकोनॉमिकल बनाएगा, क्योंकि भाई एक ही स्टीम एक बार जनरेट होगा, उसको बार बार यूज किया जाएगा आगे वाले जो इवेपोरेटर्स हैं। देखते हैं डायग्राम में समझ में आएगा। तो मल्टीपल इवेपोरेटर वह इवेपोरेटर सिस्टम है जिसमें एक पात्र में उत्पन्न वाष्प को अगले पात्र को गर्म करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिससे भाप की खपत कम होगी और प्रक्रिया किफायती बनती है। मल्टीपल इफेक्ट्स, स्टीम रीयूज, इकोनॉमी प्लस एफिशिएंसी। देखिए भाई ये डायग्राम है, ये प्रिंसिपल है इसका। बेस्ड ऑन स्टीम इकोनॉमी, वेपर फॉर्म वन इफेक्ट, हीट एंड नेक्स्ट इफेक्ट में मान लीजिए यहां पे वेपर आ गया, ठीक है, ये लिक्विड इसका कंडेंसेट हो गया, इसमें वेपर बना, इसको हीट कर दिया, ठीक है, उसके बाद वेपर दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके बाद वेपर तीसरे में ट्रांसफर हो जाएगा और इनके अंदर हमारा फीड होगा, ठीक है। ये यहाँ पे डायग्राम पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरीके से आप बनाओगे तो आसान रहेगा, बाकी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लिक्विड फीड डाला, इधर से इधर, इससे इधर, तीनों में ट्रांसफर होगा, तीनों में हीट होगा और वेपर भी तीनों में ट्रांसफर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सिरप, फ्रूट जूस, प्लांट एक्सट्रैक्ट्स के लिए यूज कर सकते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 2 और मोर इवेपोरेटर बॉडीज एक सीरीज में लगे हुए होते हैं। ईच इफेक्ट हीटिंग चेंबर, सेपरेटर फॉर वेपर एंड लिक्विड, मतलब सबके अंदर हीटिंग चेंबर होगा और सेपरेटर लगा हुआ होगा वेपर और लिक्विड के लिए, सभी के अंदर, जैसे तीनों है तो तीनों के अंदर लगा हुआ होगा। स्टीम इनलेट टू फर्स्ट इफेक्ट एंड वेपर आउटलेट कनेक्ट टू नेक्स्ट इफेक्ट, ठीक है, मतलब यहां से नेक्स्ट में कनेक्टेड होगा, एक दूसरे से सारे कनेक्टेड होंगे। फीड इनलेट और प्रोडक्ट आउटलेट प्रोवाइड होगा इसके अंदर, ठीक है। फीड अरेंजमेंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड मिक्स इसके अंदर होने वाला है, फॉरवर्ड करो और बैकवर्ड, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, वो वाली बात हो गई, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। चलिए वर्किंग की बात करें तो फ्रेश स्टीम सप्लाई टू फर्स्ट इफेक्ट एंड लिक्विड इवेपोरेट होगा, एक बार सप्लाई करना है। वेपर फ्रॉम फर्स्ट इफेक्ट, हीट सेकंड इफेक्ट, दूसरे वाले को इफेक्ट कर देगा। फ्रॉम वेपर सेकंड टू हीट थर्ड इफेक्ट एंड सो ऑन, मतलब थर्ड वाले इवेपोरेटर को भी हीट कर देगा। फाइनली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट कलेक्ट कर लिया जाएगा। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश स्टीम इज यूज, इकोनॉमिकल है। यूज इन फार्मेसी, कंसंट्रेशन ऑफ सिरप, प्लांट एक्सट्रैक्ट, फ्रूट जूस के लिए। और हीट सेंसिटिव मटेरियल कैन ऑपरेट अंडर वैक्यूम। लार्ज स्केल कंसंट्रेशन इन फार्मा, केमिकल, शुगर, पेपर इंडस्ट्रीज। मेरिट्स की बात करें तो इकोनॉमिकल है, कंटिन्यूअस है, वैक्यूम ऑपरेशन पॉसिबल है इसके अंदर। डेमेरिट्स की बात करें तो हाई कॉस्ट लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है, लार्ज फ्लोर स्पेस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए लास्ट है इकोनॉमी ऑफ मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर की इकोनॉमी कैसे पता करते हैं, मतलब कि कितने सोलवेंट को इवेपोरेट करने के लिए कितना स्टीम चाहिएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टीम इकोनॉमी। केजी ऑफ सोलवेंट इवेपोरेटेड पर केजी ऑफ स्टीम यूज, कितनी स्टीम यूज होगा, भाप की अर्थव्यवस्था इसको बोलते हैं, प्रति किलो भाप से कितने किलोग्राम विलयन वाष्पीकृत होगा। सिंगल इफेक्ट की बात करें तो 1 kg स्टीम बेसिकली 1 kg वाटर को बेसिकली ऑपरेट कर सकता है, तो इसकी इकोनॉमी 1 हो गई। मल्टीपल इफेक्ट की बात करें तो 1 kg स्टीम चाहिए इवेपोरेट एन kg ऑफ वाटर, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा कि अगर सिंगल इफेक्ट होता है ना तो उसके अंदर तो 1 kg स्टीम से सिर्फ 1 kg वाटर ही ऑपरेट होता है, लेकिन मल्टीपल इफेक्ट होगा ना तो यहाँ पे स्टीम तो 1 kg यूज होगी, लेकिन ये 3 गुना ये वाटर को हीट करेगा, ये समझाना चाह रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम्पल बात करें 3 इफेक्ट, स्टीम इकोनॉमी 3 हो जाएगी, तो मल्टीपल इफेक्ट किफायती हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, ठीक है। फैक्टर कौन से इफेक्ट कर सकते हैं भाई, नंबर ऑफ इफेक्ट कितने, मोर इफेक्ट हाइयर इकोनॉमी, अगर 3 की जगह 4 है 5 है तो उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्ट्स मस्ट बी सफिशिएंट फॉर हीट ट्रांसफर। फीड अरेंजमेंट, फॉरवर्ड फीड, लेस पंपिंग कॉस्ट, बैकवर्ड फीड, बेटर फॉर विस्कोस लिक्विड, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रेशर्स की बात करें तो वैक्यूम ऑपरेशन रिड्यूस बॉइलिंग पॉइंट और यूजफुल फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए भी यूज इसको कर सकते हैं। तो ये है कुछ फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं इकोनॉमी को। तो ये फाइनली हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट हो चुका है। अब एक पार्ट और है इस यूनिट के अंदर, डिस्टिलेशन, उसके बारे में भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए। अगर अभी तक आपने नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर पे गडारिया फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, अफोर्डेबल प्राइस में नोट्स मिलेंगे आपको। इसके साथ साथ अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो उसके लिए भी वेबसाइट दी हुई है, वो आपको टेलीग्राम के अंदर उसका लिंक मिलेगा। बाकी कोई पीसी यूज करता है तो पीसी पे भी उस वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकता है, ठीक है। बाकी किसी को कोई इशू आए तो इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर करें, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।